आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की साइकोलॉजी का चैप्टर 4 जिसका नाम है सेंसरी अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस। शुरू करते हैं। हमेशा की तरह शुरू करते हैं चैप्टर के नाम के मतलब से। सेंसरी अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस। ये तीन शब्द सुनने में थोड़े टेक्निकल लगते हैं, लेकिन इनका कनेक्शन हमारी डेली लाइफ के हर मोमेंट से है। सेंसरी मतलब जो हमारी सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे आंख, कान, नाक, टंग, स्किन और अंदर के सिस्टम्स हमें ये एनवायरनमेंट की सिग्नल्स देते हैं, जैसे लाइट, साउंड, स्मेल, टच और टेस्ट। ये सब पहले रॉ फॉर्म में आते हैं, जिसे हम कहते हैं सेंसेशन। फिर आता है अटेंशन। अब सोचो आप एक क्लासरूम में बैठे हो, बाहर से भी आवाज आ रही है, दोस्त कुछ बोल भी रहा है, टीचर पढ़ा रही है और आपका फोन भी वाइब्रेट हो रहा है। अब सब चीजें एक साथ हो रही हैं, लेकिन आपका दिमाग सेलेक्ट करेगा कि किस चीज पर फोकस करना है। यही है अटेंशनल प्रोसेस। और लास्ट है परसेप्शन, मतलब जो सिग्नल्स हमने रिसीव किए और जिन पर फोकस किया उनको मीनिंग देना। जैसे फॉर एग्जांपल, सामने आपको आपका दोस्त खड़ा हुआ दिख रहा है। ये सिंपल सेंसेशन है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके आप समझते हो कि सामने जो आपका दोस्त खड़ा है, आप उसके फेशियल एक्सप्रेशंस भी देखते हो और फिर आपको दिखता है कि वो स्माइल कर रहा है और वो खुश है। ये परसेप्शन है। तो एरिस्टोटल ने कहा था, द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज डिटरमाइंड बाय इट्स एक्टिविटीज। मतलब हमारी लाइफ की क्वालिटी डिपेंड करती है कि हम अपनी सेंसरी एक्सपीरियंसेस को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। अगर हम गलत परसीव करते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, और अगर सही परसीव करते हैं तो हमारी लर्निंग और डिसीजन मेकिंग बेटर होती है। तो सिंपल शब्दों में याद रखो, जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, उसका बेस है सेंसेशन, अटेंशन, परसेप्शन। ये तीन प्रोसेसेस मिलकर हमारे नॉलेज और बिहेवियर की फाउंडेशन बनाते हैं। अब हम बात करते हैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट की, स्टिमुलाई। सिंपल शब्दों में स्टिमुलस का मतलब है कोई भी चीज जो हमारे सेंस ऑर्गन्स को एक्टिवेट करे। जैसे हमारे आसपास का एनवायरनमेंट हमेशा अलग अलग स्टिमुलाई से फिल्ड होता है, जैसे लाइट और कलर्स आंखों के लिए, साउंड कानों के लिए, स्मेल नाक के लिए, टेस्ट टंग के लिए और टच स्किन के लिए। ये पांच तो हम सबको क्लियर होते हैं, लेकिन इसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हैं। पहला है किनेस्थेटिक सेंस, जो हमें अपने बॉडी मूवमेंट्स और पोजीशन का आइडिया देता है। जैसे आप अंधेरे में भी हाथ उठाओ तो आपको पता होता है कि आपका हाथ ऊपर गया है। ऐसे ही दूसरा है वेस्टिबुलर सेंस, जो हमें बैलेंस और ओरिएंटेशन का आइडिया देता है, जैसे साइकिल चलाते वक्त या बोट पर खड़े होते वक्त बैलेंस मेंटेन करना। ऐसे ही एनसीईआरटी के हिसाब से और भी कई स्टिमुलस की वेराइटीज होती हैं, जैसे ऑर्गेनिक स्टिमुलाई, हंगर, थर्स्ट, पेन और टेम्परेचर स्टिमुलाई, हीट या कोल्ड का फील करना। तो हम कह सकते हैं कि इंसान का बिहेवियर और एक्सपीरियंसेस हमेशा एक इंटरैक्शन है मल्टीपल स्टिमुलाई के साथ, और हर सेंस ऑर्गन अपना एक स्पेशलाइज्ड रोल प्ले करता है। अब समझते हैं सेंसेशन का मीनिंग। सिंपल शब्दों में सेंसेशन एक बेसिक प्रोसेस है जिसमें हमारे सेंस ऑर्गन्स एनवायरनमेंट से रॉ सिग्नल्स डिटेक्ट करते हैं। मतलब जो भी एक्सपीरियंस हमारी नॉलेज का बेस बनता है, वो सब यहीं से शुरू होता है। हर सेंस ऑर्गन एक स्पेसिफिक मोडालिटी के लिए स्पेशलाइज्ड होता है। आंख सिर्फ लाइट को रिसीव करती है, ऐसे ही कान सिर्फ साउंड वेव्स को, नाक सिर्फ स्मेल मॉलिक्यूल्स को, जुबान सिर्फ टेस्ट केमिकल्स को, और स्किन अलग अलग तरह के सिग्नल्स डिटेक्ट करती है, जैसे टच, प्रेशर, टेम्परेचर और पेन। लेकिन एक लिमिटेशन भी होती है, हमारे सेंस ऑर्गन्स एक फंक्शनल रेंज तक ही सिग्नल्स डिटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन आई सिर्फ 400 से 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट डिटेक्ट कर सकती है। इसके बाहर जो भी है, जैसे अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड वेव्स, हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ एनिमल्स उन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं। तो याद रखो, सेंसेशन एक गेटवे है नॉलेज का, लेकिन ये गेट अपने ऑर्गन की कैपेसिटी तक ही ओपन रहता है। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, साइकोफिजिक्स। नाम से ही समझ आता है, साइकोलॉजी प्लस फिजिक्स। मतलब फिजिकल स्टिमुलाई जो एनवायरनमेंट से आते हैं और उनको हम अपने माइंड में कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप स्टडी करना। इसमें दो की टर्म्स हमेशा याद रखो। पहला है एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। ये वो मिनिमम इंटेंसिटी है जो एक स्टिमुलस की होनी चाहिए ताकि हम उसे डिटेक्ट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटे कमरे में एक ड्रॉप परफ्यूम से भी स्मेल आ जाती है, लेकिन बड़े कमरे में शायद 3 ड्रॉप्स डालनी पड़े। दूसरा है डिफरेंस थ्रेशोल्ड, जिसे हम जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस भी कहते हैं। ये वो स्मॉलेस्ट डिफरेंस है जो हम डिटेक्ट कर पाते हैं।
जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मीठा पानी पी रहे हो और उसमें चीनी का 1 ग्रेन ऐड करो, तो आपको कुछ फील नहीं होगा। फिर थोड़ा और डालो, तब भी कुछ नहीं पता चलेगा। पर जब आप चीनी के ग्रेन्स डालते जाओगे, तो एक पॉइंट आएगा जहां आपको टेस्ट में डिफरेंस फील होगा। तो साइकोफिजिक्स हमें ये बताता है कि हमारी सेंसरी एक्सपीरियंस स्टिमुलस की स्ट्रेंथ और हमारे सेंस ऑर्गन्स की सेंसिटिविटी दोनों पर डिपेंड करती है। अब हम आते हैं अटेंशन पर। सिंपल शब्दों में, अटेंशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां हम अपने एनवायरनमेंट के सिर्फ सेलेक्टेड स्टिमुलाई पर फोकस करते हैं और बाकी चीजें इग्नोर कर देते हैं। सोचो, एक एग्जाम हॉल में सारे स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, फैन की आवाज आ रही है, टीचर घूम रही है, लेकिन आपका दिमाग सिर्फ पेपर लिखने पर फोकस्ड है। यही है अटेंशन एक्टिंग लाइक अ फिल्टर। लेकिन अटेंशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहला, अलर्टनेस, मतलब हम रेडी हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए, जैसे बेल बजते ही तुरंत रिएक्ट करना। दूसरा है कॉन्सेंट्रेशन, अपनी एनर्जी एक टास्क पर चैनलाइज करना, जैसे चैप्टर को सॉल्व करते वक्त डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना। तीसरा है सर्च, जब एक्टिवली आप कुछ ढूंढ रहे होते हो, जैसे एक क्राउडेड हॉल के अंदर अपने दोस्त को लोकेट करना। ठीक। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, अटेंशन की 2 लेवल्स होते हैं। पहला है फोकस, जो सेंटर में होता है और बिल्कुल क्लियर दिखता है, और दूसरा है फ्रिंज, जो बैकग्राउंड में होता है और सिर्फ फेंटली आप अवेयर रहते हो। तो याद रखो, अटेंशन एक सेलेक्टिव प्रोसेस है जो हमें सेंसरी ओवरलोड से बचाता है और रिलेवेंट चीजों पर कॉन्सेंट्रेट करने में मदद करता है। आप समझते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सिलेक्टिव अटेंशन, मतलब जब हम एक ही स्टिमुलस पर फोकस करते हैं और बाकी सबको इग्नोर करते हैं। सिलेक्टिव अटेंशन को इन्फ्लुएंस करने वाले 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं। पहला है एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे कोई स्टिमुलस बहुत इंटेंस है, नया है या सडनली मूव कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान उधर चला जाता है। दूसरे हैं इंटरनल फैक्टर्स, जैसे हमारे मोटिव्स, इंटरेस्ट और एक्सपेक्टेशंस। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको क्रिकेट पसंद है, तो न्यूज में मैच की हेडलाइन तुरंत आपका अटेंशन ग्रैब कर लेगी। तो साइकोलॉजिस्ट ने इसको समझने के लिए कुछ थ्योरीज दी हैं। पहली है फिल्टर थ्योरी ब्रॉडबेंट की। ये कहती है कि हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए वही फिल्टर के थ्रू पास होती है, बाकी सारी ब्लॉक हो जाती है। दूसरी है फिल्टर अटेन्युएशन थ्योरी, जो ट्राइसमैन ने दी। ये कहती है कि अनअटेंडेड इंफॉर्मेशन कंप्लीटली ब्लॉक नहीं होती, सिर्फ वीक हो जाती है। मतलब अगर कोई आपका नाम बैकग्राउंड में बोले, तो तुरंत आपका दिमाग एक्टिवेट हो जाता है। और तीसरी है मल्टी मोड थ्योरी। ये कहती है कि अटेंशन फ्लेक्सिबल होती है, कभी फिल्टर स्ट्रांग होता है तो कभी वीक, और सिचुएशन के हिसाब से और टास्क के हिसाब से ये चेंज होता है। तो सिलेक्टिव अटेंशन बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है स्टिमुलस के फीचर्स और हमारे इंटरनल स्टेट्स का, और इसी से डिसाइड होता है कि हम क्या नोटिस करेंगे और क्या इग्नोर करेंगे। अब देखते हैं अटेंशन के 2 और इंपॉर्टेंट टाइप्स, डिवाइडेड अटेंशन और सस्टेन्ड अटेंशन। डिवाइडेड अटेंशन का मतलब है एक ही वक्त पर 2 या ज्यादा टास्क को हैंडल करना। फॉर एग्जाम्पल, आप खाना बना रहे हो और साथ में म्यूजिक सुन रहे हो। ये तभी पॉसिबल होता है जब एक टास्क ऑटोमेटिक बन जाता है, मतलब उसके लिए ज्यादा कॉन्शियस एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि चलना या फिर बात करना। दूसरी तरफ है सस्टेन्ड अटेंशन, जिसे विजिलेंस भी कहते हैं, मतलब एक ही टास्क पर अपना फोकस लॉन्ग ड्यूरेशन तक बनाए रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक प्रूफ रीडर जो दिन भर गलतियां डिटेक्ट करता है, या फिर एक रेडार ऑपरेटर जो कॉन्टिन्यूसली स्क्रीन की मॉनिटर को देखता है। सस्टेन्ड अटेंशन को कुछ चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं, जैसे कि टास्क का नेचर। सिंपल रिपीटेटिव टास्क में बोर्डम आ सकता है, जिससे कि अटेंशन ब्रेक हो सकता है। ऐसे ही मोटिवेशन, अगर इंटरेस्ट ज्यादा है तो अटेंशन ज्यादा देर तक रहता है। और वहीं फटीग यानी थकावट और डिस्ट्रैक्शंस इजीली फोकस को तोड़ देते हैं। तो सिंपल शब्दों में, डिवाइडेड अटेंशन हमें मल्टीटास्क करने देता है और सस्टेन्ड अटेंशन एक ही टास्क पे लॉन्ग टाइम तक फोकस बनाए रखने की एबिलिटी देता है। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, स्पैन ऑफ अटेंशन। मतलब एक टाइम पे हम कितनी चीजों को साइमल्टेनियसली होल्ड और प्रोसेस कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट जॉर्ज मिलर ने एक फेमस फाइंडिंग दी थी, जिसे कहते हैं मैजिक नंबर। उन्होंने बताया कि एवरेज ह्यूमन एक टाइम पे 7 प्लस माइनस 2 आइटम प्रोसेस कर सकता है, मतलब मिनिमम 5 और मैक्सिमम 9। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक रैंडम लिस्ट ऑफ डिजिट्स या लेटर्स दी जाए, तो एक ही बार में आप उतनी ही चीजें याद रख पाओगे, 5 से लेकर 9 तक। इसी वजह से फोन नंबर्स या कार नंबर प्लेट्स नॉर्मली 7 to 10 कैरेक्टर्स में होते हैं।
क्योंकि वो हमारे अटेंशन स्पैन में नेचुरली फिट होते हैं। और एक टिप और याद रखो, हम इस स्पैन को थोड़ा सा एक्सपैंड कर सकते हैं चंकिंग के थ्रू। जैसे 9 डिजिट्स को अलग अलग याद करना मुश्किल है, लेकिन अगर उन्हें 3-3 के ग्रुप में ब्रेक कर दिया जाए तो इजीली याद हो जाते हैं। तो स्पैन ऑफ अटेंशन एक और एग्जांपल है कि हमारी अटेंशन लिमिटेड कैपेसिटी सिस्टम है, जिसमें स्मार्ट स्ट्रैटेजी से इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। अब एक स्पेशल केस देखते हैं जो एनसीईआरटी ने बॉक्स में दिया है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसएक्टिविटी डिसऑर्डर या एडीएचडी। एडीएचडी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें 3 चीजें कॉमन होती हैं। पहला, इम्पल्सिविटी, मतलब बच्चा बिना सोच समझ के रिएक्ट करता है। दूसरा, हाइपर एक्टिविटी, हमेशा रेस्टलेस और ओवर एनर्जेटिक रहता है। और तीसरा, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, इजीली फोकस तोड़ देता है और छोटी छोटी सी बात पे अटेंशन शिफ्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि एडीएचडी के कॉजेज ज्यादातर सोशल साइकोलॉजिकल होते हैं, सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं। मतलब फैमिली एनवायरनमेंट, पेरेंटिंग स्टाइल, स्ट्रेस लेवल्स, ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं। इसका ट्रीटमेंट भी मेनली सपोर्टिव होता है। बिहेवियरल थेरेपी, पेरेंटल गाइडेंस और स्ट्रक्चर्ड रूटीन्स, ये सब बच्चे को अपना फोकस इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। कभी कभी मेडिकेशन भी यूज होती है, लेकिन प्राइमरी फोकस रहता है सपोर्टिव इंटरवेंशन पर। तो एडीएचडी एक रिमाइंडर है कि अटेंशन एक नॉर्मल प्रोसेस होने के साथ साथ एक क्लिनिकल चैलेंज भी बन सकती है, और इसके लिए अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस दोनों चाहिए। अब हम आते हैं तीसरे मेजर प्रोसेस पर, परसेप्शन। सिंपल शब्दों में परसेप्शन मतलब है रॉ सेंसेशंस को ऑर्गेनाइज करके उन्हें मीनिंग देना। जैसे मैंने बताया कि अगर आपका दोस्त सामने खड़ा है या आपने देखा तो ये सेंसेशन है, लेकिन वो सामने खड़ा है एंड स्माइल कर रहा है, इससे आपने ये समझा कि वो खुश है, ये परसेप्शन है। परसेप्शन सिर्फ सेंसेस तक लिमिटेड नहीं होता, इसमें लर्निंग, मेमोरी, मोटिवेशन और एक्सपेक्टेशंस भी रोल प्ले करती हैं। इसीलिए एक ही स्टिमुलस अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब रखता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक ही साउंड किसी के लिए एक ब्यूटीफुल सॉन्ग हो सकता है और किसी के लिए इरिटेटिंग नॉइस। तो फर्क याद रखो, सेंसेशन रॉ डेटा है और परसेप्शन उस डेटा को समझकर एक मीनिंगफुल एक्सपीरियंस बनाता है। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट देखते हैं। परसेप्शन को समझने के 2 मेजर अप्रोचेस। पहला है बॉटम अप प्रोसेसिंग। इसमें परसेप्शन डायरेक्टली स्टिमुलस से स्टार्ट होता है, मतलब जो डेटा सेंसेस डिटेक्ट करते हैं वही दिमाग को गाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पहली बार कोई नई डिश टेस्ट की है तो आपका एक्सपीरियंस कंप्लीटली स्टिमुलस ड्रिवन होगा, क्योंकि आपके पास पहले से कोई रेफरेंस नहीं है। दूसरा है टॉप डाउन प्रोसेसिंग। इसमें परसेप्शन स्टिमुलस के साथ साथ आपके एक्सपेक्टेशंस, मेमोरी और नॉलेज पर भी डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हैंडराइटिंग थोड़ी मेसी है लेकिन फिर भी आप वर्ड को समझ पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको कॉन्टेक्स्ट और पहले की नॉलेज है। और रियल लाइफ में परसेप्शन हमेशा दोनों का इंटरेक्शन होता है, मतलब रॉ डेटा प्लस आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस मिलके डिसाइड करते हैं कि आप वर्ल्ड को कैसे परसीव करते हो। अब एक और एंगल समझते हैं। परसेप्शन सिर्फ स्टिमुलस पर ही डिपेंड नहीं करता, परसीवर पर भी डिपेंड करता है। मतलब हमारी अपनी साइकोलॉजी डिसाइड करती है कि हम दुनिया को कैसे समझते हैं। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। पहला है मोटिवेशन। अगर आप भूखे हो तो सिटी में चलने के दौरान सबसे पहले खाने की एडवर्टीजमेंट्स या फिर रेस्टोरेंट नोटिस करोगे। दूसरा है कल्चरल बैकग्राउंड। अलग अलग कल्चर्स सेम चीज को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। जैसे एक जेस्चर जो एक कल्चर में फ्रेंडली है दूसरे कल्चर में रूड हो सकता है। तीसरा है एक्सपेक्टेशंस। अगर आपको पहले से लगता है कि एग्जाम टफ होगा तो छोटी सी मुश्किल भी ज्यादा बड़ी लग सकती है। और चौथा है कॉग्निटिव स्टाइल्स, मतलब आप नेचुरली चीजों को कैसे प्रोसेस करते हो। कुछ लोग एनालिटिकल होते हैं, यानी डिटेल्स पे फोकस करते हैं, और कुछ लोग होलिस्टिक होते हैं जो पूरी पिक्चर एक साथ देखते हैं। तो परसेप्शन को समझने का एक क्लियर लेसन, हमारी नीड्स, कल्चर और सोचने का तरीका एक्टिवली शेप करता है कि हम क्या देखते हैं और समझते हैं। अब हम देखते हैं जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट का कंट्रीब्यूशन, जो परसेप्शन को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने एक सिंपल प्रिंसिपल दिया, द होल इज डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। मतलब जब हम कुछ देखते हैं तो हम सिर्फ इंडिविजुअल पार्ट्स नहीं देखते, बल्कि उन सारे इंडिविजुअल पार्ट्स का एक ओवरऑल पैटर्न देखते हैं जो एक नया एक्सपीरियंस बनाता है। इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन। मतलब हम ऑटोमेटिकली एक चीज को फिगर
यानी मेन ऑब्जेक्ट और बाकी को बैकग्राउंड यानी ग्राउंड के रूप में परसीव करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फोटो में हम एक मेन सब्जेक्ट देखते हैं और बाकी सब उसका बैकग्राउंड हो जाता है। अब इसी में कुछ आते हैं जिस्टॉल्ट प्रिंसिपल्स। सबसे पहला है प्रॉक्सिमिटी। जो चीजें पास पास होती हैं हम उन्हें एक ग्रुप समझ लेते हैं। दूसरा है सिमिलैरिटी। जो चीजें सिमिलर दिखती हैं हम उन्हें भी एक सेट मान लेते हैं। तीसरा है कॉन्टिन्यूटी। हम लाइंस और कर्व्स को कॉन्टिन्यूस फॉर्म में देखते हैं। नेक्स्ट है क्लोजर। अगर पिक्चर इनकम्प्लीट है तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली गैप्स फिल करके उसे कंप्लीट बना देता है। नेक्स्ट है सिमेट्री, यानी बैलेंस चीजें नेचुरली हमेशा पूरी लगती हैं। और लास्ट है स्मॉलनेस और सराउंडेडनेस। नॉर्मली छोटी या सराउंडेड एरिया को हम फिगर यानी मेन सब्जेक्ट और बाकी को बैकग्राउंड मान लेते हैं। तो जिस्टॉल्ट हमें ये सिखाते हैं कि परसेप्शन एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें दिमाग रॉ सेंसरी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके मीनिंगफुल होल्स बनाता है। अब एक और क्रूशियल प्रोसेस देखते हैं, इसे ध्यान से समझना। स्पेस, डेप्थ और डिस्टेंस परसेप्शन। यही हमें 3D वर्ल्ड एक्सपीरियंस करने और चीजों की दूरी जज करने में मदद करते हैं। सबसे पहले समझते हैं मोनोक्यूलर क्यूज, जहां एक ही आंख से हमें डेप्थ का आइडिया मिल जाता है। इसमें पहला है रिलेटिव साइज। छोटा ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली दूर लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पेंटिंग में एक पेड़ का छोटा इमेज हमें दूर का इंप्रेशन देता है। नेक्स्ट है इंटरपोजिशन यानी ओवरलैप। जो ऑब्जेक्ट दूसरे को कवर करता है वो पास होता है, अगर वो दूर होता तो दूसरा उसे कवर करता। तीसरा है लिनियर पर्सपेक्टिव। पैरेलल लाइंस जैसे रेलवे ट्रैक्स जब दूर तक जाते हैं तो हमें कन्वर्ज होते हुए दिखते हैं। नेक्स्ट है एरियल पर्सपेक्टिव। दूर के माउंटेन्स या बिल्डिंग्स थोड़े से हेजी और ब्लूइश लगते हैं। नेक्स्ट है टेक्सचर ग्रेडियंट। पास की चीजें क्लियर डिटेल में दिखती हैं और दूर वाली ब्लर्ड। नेक्स्ट है लाइट एंड शेड। शैडोज डेप्थ क्रिएट करती हैं, जैसे एक बॉल की शेप उसकी शैडो से समझ आती है। और फाइनली मोशन पैरालैक्स। जब आप ट्रेन में होते हो तो पास की चीजें तेज मूव करती हुई दिखती हैं और दूर की चीजें धीरी। तो मोनोक्यूलर क्यूज बेसिकली हमें एक ही आंख से अपने एनवायरनमेंट को 3D तरह से समझने की एबिलिटी देते हैं। अब मोनोक्यूलर के बाद आते हैं दूसरे सेट पर, बाइनोक्यूलर क्यूज। इनके लिए दोनों आंखों का यूज जरूरी है। सबसे पहला क्यू है रेटिनल डिस्पैरिटी, मतलब दोनों आंखों का पोजीशन थोड़ा डिफरेंट होता है। इस वजह से हर आंख इमेज को थोड़ा डिफरेंट परसीव करती है। जब ब्रेन उन इमेजेस को मर्ज करता है तब हमें डेप्थ का एग्जैक्ट आइडिया मिलता है। और यही प्रिंसिपल 3D मूवीज में भी यूज होता है। दूसरा क्यू है कन्वर्जेंस, मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत पास होता है तो हमारी दोनों आंख उस पर फोकस करने के लिए अंदर की तरफ टर्न हो जाती हैं। जितना ज्यादा आईज कन्वर्ज करती हैं उतना ही ज्यादा ऑब्जेक्ट पास में लगता है। अब इसके अलावा एक और प्रोसेस है और वो है अकोमोडेशन, मतलब लेंस अपनी शेप चेंज करता है पास के और दूर के ऑब्जेक्ट्स को फोकस करने के लिए, और ये भी इनडायरेक्टली हमें डिस्टेंस जज करने में हेल्प करता है। तो बाइनोक्यूलर क्यूज प्लस अकोमोडेशन हमें एक प्रिसाइज और एक्यूरेट 3D परसेप्शन देते हैं, जो सिर्फ मोनोक्यूलर क्यूज से पॉसिबल नहीं होता। अब एक और फैसिनेटिंग चीज देखते हैं, परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज। मतलब हमारी परसेप्शन स्टेबल रहती है चाहे सेंसरी इनपुट चेंज हो जाए। इसमें पहला है साइज कॉन्स्टेंसी। अगर आपका दोस्त दूर चला जाता है तो हमें वो छोटा दिखाई देता है, लेकिन हम जानते हैं कि उसकी हाइट एक्चुअल में सेम ही है। दूसरा है शेप कॉन्स्टेंसी। एक बुक को अलग अलग एंगल से देखने पर उसका रेटिनल इमेज चेंज हो जाता है, लेकिन हम जानते हैं कि बुक रेक्टेंगल ही है ना। ऐसे ही तीसरा है ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी। दिन हो या रात एक वाइट शर्ट हमेशा वाइट ही लगती है चाहे लाइटिंग कंडीशंस बदल जाएं। इन कॉन्स्टेंसीज की वजह से हम वर्ल्ड को एक स्टेबल और रिलायबल वे में देख पाते हैं, वरना हर छोटा सा चेंज हमें कंफ्यूज कर देता। अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, इल्यूजन्स। सिंपल शब्दों में इल्यूजन मतलब मिसपरसेप्शन। यहाँ स्टिमुलस रियल होता है लेकिन हम उसे गलत इंटरप्रेट करते हैं। अब इल्यूजन्स के दो मेजर टाइप्स एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किए हुए हैं। पहला है जियोमेट्रिक इल्यूजन्स और इसके भी दो सब टाइप्स हैं। इसमें पहला है म्यूलर लायर इल्यूजन। जब दो लाइंस इक्वल लेंथ की होती हैं
लेकिन एरोस की वजह से एक लाइन लंबी लगती है और दूसरी छोटी लगती है। इसी में दूसरा सब टाइप है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इल्यूशन। अब एक वर्टिकल लाइन सेम हॉरिजॉन्टल लाइन से लंबी लगती है, हालांकि दोनों सेम है, लेकिन फिर भी वर्टिकल लाइन लंबी है लगती है और हॉरिजॉन्टल लाइन छोटी लगती है। दूसरा टाइप है एपरेंट मूवमेंट। इसमें आता है फी फिनोमिनन। जब नॉर्मल फोटोज को हमें स्पीड में दिखाया जाता है तो हमें वो मूव करती हुई लगती हैं, और यही प्रिंसिपल एक्चुअल में मूवीज और कार्टून्स में यूज होता है। तो इल्यूशंस एक रिमाइंडर है कि परसेप्शन सिर्फ स्टिमुलस का रिफ्लेक्शन नहीं है, बल्कि एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें ब्रेन अपना इंटरप्रिटेशन ऐड करता है, और कभी कभी ये इंटरप्रिटेशन गलत भी हो सकता है। अब आते हैं परसेप्शन के एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर, सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। देखा जाए तो हम अक्सर परसेप्शन को एक बायोलॉजिकल या सेंसरी प्रोसेस के रूप में समझते हैं, जैसे आंखों से देखना, दिमाग तक सिग्नल्स जाना और इंटरप्रिटेशन होना। लेकिन रियलिटी थोड़ी और कॉम्प्लेक्स है। कल्चर, एनवायरनमेंट और अपब्रिंगिंग भी हमारी परसेप्शन को काफी डीपली इन्फ्लुएंस करते हैं। ऐसे कई क्रॉस कल्चरल स्टडीज हुई हैं जिन्होंने ये क्लियरली दिखाया है। जैसे साइकोलॉजिस्ट हडसन ने अफ्रीका में एक स्टडी की थी। उन्होंने देखा कि वहां के लोगों का पिक्टोरियल डेप्थ परसेप्शन, यानी एक इमेज को 3D तरीके से समझने का तरीका यूरोपियन से अलग था। क्यों? क्योंकि उनका विजुअल एनवायरनमेंट और सिंबल एक्सपोजर ही अलग था। उन्होंने वैसे इमेजेस कभी नहीं देखे थे जहां डेप्थ को दिखाया गया हो, तो नेचुरली उनका परसेप्शन भी अलग था। इसी तरह एस्किमोस और साइबेरिया के नेटिव लोगों की कलर परसेप्शन भी अलग पाई गई। क्योंकि उनके आसपास का शेड्स और लाइट्स कंडीशन अलग होते हैं, तो उनका दिमाग कलर्स को प्रोसेस भी थोड़ा डिफरेंट तरीके से करता है। एक और फेमस स्टडी की गई सीगल, कैम्बल और हर्स्कोविट्ज की। उन्होंने प्रूव किया कि इल्यूशंस जैसे मिलर लायर इल्यूशन हर कल्चर में सेम इफेक्ट नहीं दिखाते। यानी इल्यूशन भी सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, वो भी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करते हैं। इंडिया में भी रिसर्च हुई है। सिन्हा और मिश्रा ने ये देखा कि स्टूडेंट्स का पिक्टोरियल परसेप्शन उनके बैकग्राउंड के हिसाब से अलग होता है। मतलब जो स्टूडेंट्स ज़्यादा विजुअल एक्सपोजर रखते हैं, उनका परसेप्शन और इंटरप्रिटेशन ज़्यादा रिफाइंड होता है। तो इसका सिंपल कंक्लूजन ये है कि परसेप्शन सिर्फ बायोलॉजिकल या सेंसरी नहीं है, कल्चर, एनवायरनमेंट और अपब्रिंगिंग भी उसे बराबर शेप करते हैं। तो ये था हमारा 4th चैप्टर, सेंसरी, अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।